नमस्कार साथियों, सीईटी का जो पेपर आज 22 अक्टूबर के दिन पहले शिफ्ट में हुआ साथियों, उसमें हिंदी भाषा यानी कि सामान्य हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न आए थे और उन 20 प्रश्नों पर हम एक तार्किक विश्लेषण के साथ कहना चाहिए प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, इस बात को पहले एक बार नोट कर लेते हैं। आज का जो ये पेपर है यानी कि यह 22 अक्टूबर 2024 फर्स्ट शिफ्ट जो हुई है उसका पेपर है, जिसका पहला ही प्रश्न हिंदी से शुरू हुआ था। सम्मिलित करने वाला प्रश्न साथियों, 4 जो है शब्द इस पहली सूची में रखे हैं और 4 शब्द ही आपके सामने दूसरी सूची में रखे हुए हैं। देखिएगा, पहला शब्द आ रहा है ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपरी भाग। जैसे मान लीजिए पहाड़ का ऊपरी भाग है तो उसे हम ऊर्ध्व भाग कहेंगे, और ऊपर से विलोम लाएंगे तो उसका बनेगा नीचे, और नीचे के लिए जो शब्द होता है साथियों वह होता है अधः। अब हम इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, यानी कि जहां अगर इस चीज़ को देखें ए बी सी डी और ई यानी 4 ऑप्शन अगर हमारे सामने आते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले में अगर देखा जाए ए के सामने जो है 2 नंबर कहाँ लिखा हुआ आ रहा है उसको देखते हैं। तो ए के सामने साथियों 2 नंबर इस बी में आ रहा है। देखिए कितनी खास बात है। कुल मिला के ये 12th लेवल तक जो सीईटी का फर्स्ट पेपर हुआ है उसमें थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए और किसी साथी को इस ए का ही आंसर मिल जाए कि ऊर्ध्व का जो है सम्मिलित करने की दृष्टि से विपरीत अर्थ यानी कि विलोम शब्द अगर आप देखते हैं तो शब्द बनता है अधः, और इसी से ही आपका आंसर हो जाता है। यानी किसी साथी ने इसमें आंसर बी लिख दिया है तो उसका आंसर सही हो गया। अब यानी आगे के जो बिंदु हैं उसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये रहती है कि हमें सब के सब हल कर देने चाहिए। कई बार ये होता है कि एक ही जो ऑप्शन होता है वो अनेक जगह पर होता था। देखिए यहाँ जो एक में ए में फर्स्ट दिया गलत है, ए में 3 नंबर दिया जो कि नहीं बैठ रहा है, और यहाँ ए में 4 नंबर दिया जो कि नहीं बैठ रहा। इससे भी आंसर हो सकता था, लेकिन इसको और ठीक करते हैं। लिखा है अवसान। अवसान का मतलब हो जाना पतन है या नीचे की तरफ है। तो अवसान के लिए साथियों आरंभ यानी कि शब्द से हम इसका विलोम देख सकते हैं, यानी अवसान से मतलब अंतिम भाग भी देख सकते हैं, समाप्ति भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अवसान का जो विलोम है वो आरंभ बनेगा। ये 3 नंबर स्थिति ब में बन रही है। तिक्त का मतलब तीखा होता है साथियों, है ना, जिसे नमकीन भी कहा जाता है। तो तिक्त तीखा न होकर के, नमकीन न होकर के वह मधुर यानी मीठा है। तो सी का आंसर भी 1 है। और डी में देखा जाए सुधा। सुधा का जो पर्यायवाची होता है साथियों वह अमृत होता है, और अमृत का विलोम गरल हो सकता है, विष हो सकता है। इस दृष्टि से आंसर नंबर डी में 4 आना चाहिए। जिस किसी साथी ने इस प्रश्न के लिए उत्तर बी ऑप्शन सही किया है उसको अंक मिलेंगे। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने साथियों देखें। कुल मिला के एक बात आपको स्पष्ट हो गई, न केवल शब्द इस प्रश्न का आंसर देखना है, हम इस तरीके से हल करें कि आप परीक्षा में प्रश्नों को हल करने का एक आइडिया सीख सकते हैं एक शिक्षक से। तो धीरे धीरे में कौन सा समास है, समास के 6 भेद होते हैं साथियों, 4 भेद यहाँ दिए हुए हैं तो 2 वैसे ही कम हो गए। अब धीरे धीरे शब्द को देखा जाए तो यहाँ पर शब्द जो है इस शब्द की आवृत्ति हो रही है, ठीक है ना साथियों। और जब जब किसी शब्द की आवृत्ति होती है तब तब उस शब्द में अव्ययी भाव समास होता है। आप में से किसी साथी ने आंसर यदि डी किया है तो उसको पूरे अंक मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर विग्रह किया जाए तो ये बनेगा धीरे के बाद और धीरे, इस रूप से इसका विग्रह बनता है। ये इसी तरीके से हैं साथियों जैसे रातों रात, इसका विग्रह हो सकता है रात ही रात में। तो ऐसे भिन्न भिन्न जो प्रयोग आते हैं जहाँ शब्द की आवृत्ति होती है अविभाव समास होता है। देखिए एक शब्द होता है दिन दिन, इसका समस्त पद बनाते हैं तो बनता है दिनों दिन। तो ये इस तरीके से हो सकता है। तो दिनों दिन को हमने दिन दिन में कन्वर्ट किया तो हम इसका विग्रह इस तरीके से भी कर सकते हैं दिन ही दिन में, जैसे कि ये लिखा रात ही रात में। तो कुल मिलाकर के धीरे ही धीरे में विग्रह नहीं करना है, ये एक लोक व्यवहारिक बात देखनी होती है, न केवल शब्दों की समानता को देख करके विग्रह में तुलना की जाए। तो साथियों आंसर 2 नंबर का जो है डी है। नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा प्रश्न है जिसके समान दूसरा नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, समस्त इस विग्रह के लिए समस्त पद कौन सा होगा।
जिसके समान दूसरा नहीं है। ध्यान दीजिए, दूसरे के लिए शब्द बना है द्वितीय, और जिसके समान नहीं है, निषेध के लिए उपसर्ग आया है अ, यानी अद्वितीय, जिसके समान दूसरा नहीं है। तो आंसर नंबर ए, अगर किसी साथी ने ए फिल किया है तो उसे मिलेगा। द्वापर, ध्यान दीजिएगा, हमारे 4 युग में से एक युग का नाम द्वापर है। इधर देखते हैं द्वैत, दो को द्वैत कहते हैं, अपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो शेष जो हमारे सामने ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं उसमें आंसर नहीं बन रहा है, तो कुल मिलाकर के आंसर नंबर 1 बनता है, और वह भी हर दृष्टि से ठीक बनता है। निम्नलिखित में अशुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है? तो एक बात ध्यान दें, मैं प्रातः काल घूमने जाता हूं, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। कृपया यहां बैठिए, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, बहुवचन के रूप में दिया है। वह वहां से चल दिया, वह एक वचन में और क्रिया भी एक वचन में, बिल्कुल ठीक वाक्य है। जल्दी वापस लौटकर आना, तो साथियों वापस कहें या फिर लौटकर कहें, एक ही बात है। कुल मिलाकर के यहां यह कहना चाहिए कि अनावश्यक शब्द की अशुद्धि है, अनावश्यक शब्द की अशुद्धि। इन दोनों शब्दों में से एक शब्द होता तो फिर ये वाक्य ठीक हो जाता। कुल मिला के इस वाक्य को शुद्ध करने के 2 तरीके हैं। कैसे हैं? पहला तरीका, जल्दी वापस आना, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा बन सकता है वाक्य, जल्दी लौटकर आना। ये दोनों एक ही बात है, तो एक ही अर्थ के लिए 2 शब्दों का प्रयोग, जो कि आवश्यकता से अधिक शब्द हो गया है। तो कुल मिलाकर के ये ए नंबर में लिखा है वाक्य अशुद्ध है, और यही आपका आंसर बनता है, यानी कि आपको की में भरना था ए। नेक्स्ट देखें साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने। अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। साथियों, अनेकार्थी का मतलब यह है कि किसी एक शब्द के अनेक अर्थ वाले अनेक शब्द। अब एक चीज और समझ में आ गई, किसी एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ वाले अनेक शब्द बनते हैं यहां पर, और ऐसे में वे सभी शब्द आपस में समान नहीं होते हैं, पर्याय नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना, पर्यायवाची में और अनेकार्थी में सबसे बड़ी बात यही है कि पर्यायवाची में समान अर्थ के अनेक शब्द, अनेकार्थी में भिन्न भिन्न अर्थ के अनेक शब्द। तो साथियों, यहां अगर देखा जाए तो पतंग का अर्थ सूर्य होता है, फतिंगा होता है यानी कि जो कीट है उसके लिए होता है, पक्षी के लिए होता है, लेकिन बादल के लिए पतंग शब्द का जो है भिन्न अर्थ नहीं बनता है, यह इस रूप में प्रयोग नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के आंसर नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ थोड़ी सी कहना चाहिए चैलेंजिंग बात भी हो सकती है, यानी कि प्रत्यय एक भेद बनता है कृत और दूसरा बनता है तद्धित। तो साथियों, जो क्रिया के साथ, यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है जिसे अपन धातु कहते हैं, और हिंदी की दृष्टि में अगर उसे क्रिया का मूल रूप या क्रिया ही कह दें, इसके साथ कोई प्रत्यय जुड़ता है तो साथियों वह प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। चूंकि प्रश्न की मानसिकता को देखकर आंसर दे सकते हैं तो आपको आंसर जो है सी देना चाहिए था। अब एक चीज और देखिएगा, उपसर्ग जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। तद्भव ऐसे शब्द जो तत्सम शब्दों में उच्चारण भेद से, उच्चारण भिन्नता से बने हैं, तद्भव कहलाते हैं। और तद्धित जो कि नाम शब्दों के साथ जुड़ते हैं। याद रखिएगा साथियों, नाम शब्द 3 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इन तीनों शब्दों को नाम शब्द कहते हैं, इनके साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है। कुल मिला के आंसर आपका सी बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम के साथियों 6 भेद होते हैं, उन 6 में से पहला भेद होता है पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक के 3 भेद बनते हैं, जिसमें हम कहते हैं सबसे पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष यानी वह व्यक्ति जिसके विषय में हम बात करते हैं, और जिसके विषय में बात करते हैं उसके लिए मुख्य रूप से यह और वह शब्द होता है, और वह से, यह से ये और वह से वे, इस रूप से आंसर आपका बी बनता है। इसी तरीके से उत्तम पुरुष में शब्द होता है मैं एक वचन में, और बहुवचन में बन जाता है हम। तो कुल मिलाकर के हम और मैं, ये दोनों तो हो गया है उत्तम पुरुष, और आप सुनने वाले के लिए आ जाए तो बन जाता है ये, ध्यान से देखिएगा, मध्यम पुरुष। लेकिन इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है। किस आधार पर किया जा सकता है? क्योंकि आप शब्द जो जिस प्रकार की इस प्रश्न की मानसिकता है, यह
आप शब्द जो होता है वो मध्यम पुरुष में भी आता है, अन्य पुरुष में भी आता है, और ध्यान से सुनिएगा, निजवाचक सर्वनाम में भी आता है। कुल मिलाकर के ये जो सी आंसर है, इसमें एक से अधिक बातें बन सकती थी, तो लेकिन किस साथियों ने अगर बी लिखा है, तो जिस तरीके से प्रश्न की मानसिकता है, आप प्रथम दृष्टया बी लिखते हैं, तो मैं मानता हूं कि ठीक है, बट इस क्वेश्चन में एक से अधिक आंसर बनते हैं, जो कि वस्तुनिष्ठता की प्रक्रिया से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। विद्वान, अच्छा एक बात और है, जातिवाचक को ढूंढना हो तो आप लोगों को एक प्रश्न कर सकते हैं, कौन, या और किसी शब्द के साथ बात करेंगे। साथियों, आंसर अगर किसी एक व्यक्ति के लिए आ जाए तो व्यक्तिवाचक है, एक से अधिक के लिए वो आंसर बन जाए तो वह जातिवाचक है, और साथियों अगर वह अदृश्य के लिए, किसी विचार के लिए आ जाए तो उसे भाववाचक कहते हैं। तो लिखा विद्वान, मैंने कहा कौन सा, आपने कहा कोई भी हो सकता है, जातिवाचक शब्द है। बोला सती, बोला कौन सी, तो कोई भी हो सकती है, यह भी जातिवाचक समूह के लिए हुआ। साथियों, गांव, कौन सा गांव, का सर कोई भी गांव हो सकता है, किसी भी स्थान का नाम हो सकता है, यह भी जातिवाचक है। अब देखिएगा ठग, मैंने कहा ठग कौन सा, आपने कहा कोई, तो यह तो हो गया जातिवाचक। लेकिन साथियों, ठग से ठगी, जिसके मन में ऐसा विचार आ जाए किसी को ठगने का, तो ये विचार जो है साथियों, उस विचार का नाम होता है भाववाचक संज्ञा। इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर बनता है डी। जिस साथी ने भी इसमें डी आंसर लिखा होगा उसको अंक मिलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने साथियों, सुमेलित करना है, बड़ा प्रश्न है लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा वाक्य और उसके सामने क्रिया लिखिए। राम रोटी खाता है, ध्यान दीजिएगा साथियों, ये इसकी मुख्य क्रिया है यहाँ पर सहायक क्रिया है। और साथियों राम करता है, राम क्या खाता है, रोटी खाता है, तो रोटी शब्द यहाँ पर कर्म है। इस आधार पर ए की क्रिया सकर्मक है। कहाँ आंसर है, 4 नंबर पर। तो हम देखते हैं ए के लिए 4 नंबर आंसर कहाँ है। तो ए के लिए 4 नंबर ए में भी दिया हुआ है दोस्तों, और ए के लिए जो आंसर 4 नंबर की अगर बात करते हैं तो यह बी में भी आंसर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। वेदांत पढ़ता है, वेदांत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पढ़ना क्रिया हुई, यहाँ पर कर्म नहीं है, इस दृष्टि से यह क्रिया वाक्य की दृष्टि से अकर्मक हुई है, तो इसके लिए आंसर नंबर 3 बनता है। तो बी में आंसर जहाँ 3 है उसको देखते हैं, तो बी में आंसर यहाँ आपको मिलता है बी टॉपिक में। आगे बढ़ते हैं साथियों। शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है, जिस क्रिया के पीछे वाता, वाती, वाते आते हैं वह क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक। इस आधार पर सी का आंसर नंबर 2, बी का आंसर आप अभी हमने देखा था जिसमें आया था 3, और ए का आंसर आया था 4। विपरीत क्रम में चल रहे हैं। और वह लड़का चल बसा, चलना क्रिया और बसना क्रिया, जब एक से अधिक क्रियापद साथ में आते हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, यानी कि डी में आंसर नंबर 1। विपरीत क्रम से चलेंगे, 1, 2, 3 और 4, आंसर बी। जिस साथी ने भी इसमें आंसर लिखा होगा बी, उसको दोस्तों पूरे अंक मिलेंगे। कुल मिलाकर के जिन्हें यह जानकारी हो कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, प्रेरणात्मक किसे कहते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्या हो सकती है, उसको ऐसे प्रश्नों में, ऐसे वाक्यों में क्रिया ढूंढने में आसानी रहती है। साथियों, अपने चैनल पर जो भी साथी जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके की विस्तृत जानकारी यानी कि समय समय पर इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। सामान्य हिंदी की तैयारी करने के लिए और साहित्य की तैयारी करने के लिए ये चैनल आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आपके भविष्य को निर्माण करने में मेरा पूरा सहयोग रहेगा। तो कुल मिलाकर जुड़े रहिए साथियों मेरे साथ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जलद और जलद, जलज शब्द का युग्म संगत अर्थ बताइए। साथियों, ये 2 शब्द हैं। जल शब्द के साथ में जब हम द जोड़ देते हैं तो साथियों वह बादल का पर्यायवाची बन जाता है, और अगर ज जोड़ दिया जाए जल शब्द के साथ में तो वह, ध्यान दीजिए साथियों, वह कमल का पर्यायवाची बन जाता है। अब आंसर बादल और कमल आंसर बी में दिख रहा है। कुल मिला के आंसर बी सीधा सीधा हल हो जाता है, तो अन्य को देखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8 वार और 9 त्योहार, ये हिंदुस्तान की विशेषता है, हमारी संस्कृति की विशेषता है, हमारे पारिवारिक और सामाजिक विशेषता है कि 8 दिन आए, 8 वार आए, 8 दिन आए और 9 त्योहार हमारे यहाँ, यानी उत्साह मनाने के, मौज मस्ती करने के, यानी खुश रहने के ऐसे अवसर
हम एक दिन में अनेक अनेक देखते हैं, कुल मिलाकर के दिनों की संख्या कम, लेकिन उत्सव मनाने के बहाने अनेक। इस आधार पर आंसर नंबर बी, मौज मस्ती वाला जीवन बिताना, इस प्रकार के अवसर हमको ज़्यादा मिलते हैं। आंसर बी साथियों एक लोकोक्ति है और विशेष करके ये जो है उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश की तरफ इस लोकोक्ति का प्रयोग ज़्यादा होता है। राजस्थान में भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कार्यालय पत्र में अधोलेख, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ ध्यान देंगे तो लिखा है अधः धनलेख, नीचे कौन सा शब्द आएगा? कार्यालय का जो पत्र लिखेंगे उसके लास्ट में कौन सा शब्द इसमें से आएगा? तो साथियों पत्र भेजने वाला, पत्र भेजने वाला लास्ट में अपना नाम या अपना परिचय देने से पहले एक शब्द लिखता है, वो शब्द होता है भवदीय। जिस साथी ने भी आंसर ए लिखा होगा उसको पूरे पूरे अंक मिलने चाहिए। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, पके हुए अन्न की भिक्षा, कितनी खास बात है। भिक्षाटन करना साहब, ऐसा मांग करके जीवन चलाना, भोजन करना, लेकिन ऐसा भोजन जो कि बना बनाया हो, जिसको तैयार माल हो और खाना पका करके ही दिया जाए। तो साथियों ये इसका आंसर नंबर ए है, मधुकरी, ऐसा भोजन जो कि पका हुआ हो, भिक्षा के रूप में दिया जाए। अब अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। लोमश एक ऋषि का नाम है, ध्यान रखिएगा, जिनके शरीर पर रोम ज़्यादा थे, रोएं ज़्यादा थे, ध्यान रखेंगे। ये एक ऐसे ऋषि हुए हैं, रामायण काल के हुए हैं, इसलिए उन्हें लोमश के नाम से जान सकते हैं। दुर्धर्ष, ये ध होना चाहिए यहाँ पर। तो साथियों दुर्धर्ष, दुर उपसर्ग है इसमें और मूल शब्द इसमें धर्ष बनता है, जिसे बड़ी कठिनता से संघर्ष से जीता जाए वह दुर्धर्ष होता है। साथियों दुर्भिक्षा, देखिए दुर धन भिक्षा से बना है, ये दुर्भिक्ष, जो बड़ी कठिनता से भिक्षा मिलती है। अब कठिनता से भोजन मिलता हो, भिक्षा मिलती हो, ऐसा समय साथियों अकाल कहलाता है, जहाँ पर अतिवृष्टि भी हो सकती है, अनावृष्टि भी हो सकती है, और जहाँ पर भोजन की कठिनता आ जाए, ऐसा समय दुर्भिक्ष काल कहलाता है, जहाँ भिक्षा भी बड़ी मुश्किल से मिलती हो, बड़ी कठिनता से मिलती हो। आगे बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? जरा ध्यान दीजिएगा, शुद्ध बना लेते हैं, चतुर्थ। यदि आपको र का उच्चारण करना है थ से पहले तो र पे लिखना होगा। पैतृक शब्द का शुद्ध रूप बनेगा पैतृक, ध्यान से देख लें। विस्मरण शब्द बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, वी उपसर्ग है यहाँ पर, वी धन स्मरण ठीक लिखा हुआ है, आंसर डी आएगा। और व्युत्पत्ति देखेंगे तो वी उपसर्ग के साथ में उत्पत्ति शब्द आएगा। इसमें दो अशुद्धियां हैं, देखिए ऊ की मात्रा भी दीर्घ लगा दी, ई की मात्रा भी दीर्घ लगा दी है, कुल मिलाकर के बी भी यहाँ पर गलत है। तो ए रॉन्ग, सी गलत, बी गलत, और शुद्ध आंसर की बात करेंगे तो डी आएगा। ऐसे ही शब्दों को देखना चाहिए दोस्तों। खास बात यह होती है कि जब हम किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, हल करते हैं प्रश्न को, तो प्रतियोगी परीक्षा के समय जब हम कक्ष में बैठे होते हैं तो हमें तुक्के नहीं लगाने चाहिए। इस तरीके से गणितीय प्रक्रिया से ही इसे हल किया जाता है। ये हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की सबसे बड़ी खास बात है, जिसे हम गणितीय विज्ञान की दृष्टि से उसको हल करते हैं। प्रश्न आपके सामने दोस्तों, शब्द व उसके पर्यायवाची मेल जोड़े का चयन करना है। तो ध्यान दीजिए साथियों, आनंद, आनंद का मतलब अच्छा है, रस है, खुशी है, हर्ष है, इस रूप में कह सकते हैं। वाशव, ध्यान दीजिएगा, यह शब्द जो है इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये इंद्र का पर्यायवाची, इसलिए आनंद और इंद्र शब्द आपस में पर्याय नहीं है। जो बेमेल जोड़े का चयन करना है, यदि किसी साथी ने यहीं पर आंसर देख लिया होता तो यहीं से हल हो जाता, जिससे शब्दों की जानकारी होती। वैसे किसी भाषा की अच्छी जानकारी का मतलब उस भाषा के शब्दों की जानकारी सबसे अधिक हो, वो उस भाषा का जानकार होता है, यानी वोकैबुलरी, शब्दकोश जिसका मजबूत होता है विद्वान बनता है। आंसर ए। लेकिन और भी देख लेते हैं, वायु सखा, वायु का मित्र यानी वायु जिसका दोस्त बन जाए, तो आग जो होती है, अग्नि जो होती है साथियों, उसके लिए वायु सखा बनता है। कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची, ये बिल्कुल ठीक जोड़ा है। और रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची, बिल्कुल ठीक जोड़ा है। आम्र जिसमें रस होता है इसलिए उसको रसाल कहते हैं, यह भी ठीक जोड़ा है। कुल मिला के ए नंबर जो है वो कहना चाहिए पर्यायवाची का ठीक जोड़ा नहीं है, बेमेल है, गलत है, अशुद्ध है, इस तरीके के शब्द प्रयोग होते हैं। आंसर ए बनता है। नेक्स्ट देखिए साथियों,
अगर अगले शब्द के प्रश्न की तरफ जाएं तो लिखा है पारिभाषिक शब्द, अंग्रेजी में जो शब्द होते हैं उनका हिंदी अर्थ क्या होना चाहिए। वैलिड, वैलिड के लिए सीधा सीधा अर्थ होता है साथियों वैध, इसे हम लोग वैध कह सकते हैं। अब देखिएगा, यानी मान्य कह सकते हैं, जिसे विधि मान्य होता है उसे वैध कहते हैं, और यदि इसके आगे इन उपसर्ग लग जाता है तो यह अवैध हो जाता है। साथियों कुल मिलाकर जिस साथी ने भी आंसर डी लिखा होगा उसको पूरे अंक मिलेंगे। अन्य जो शब्द लिखे गए ए, सी और डी, वो इसका अर्थ नहीं बनता है, इसके लिए और नए शब्द हो सकते हैं। वैसे ये प्रश्न देखा जाए तो सामान्य प्रश्न है, वैलिड और इनवैलिड शब्दों का प्रयोग हम प्राय करते रहते हैं, सामान्य लोक व्यवहार के प्रश्न है। नेक्स्ट देखें, अपितु शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है। तो साथियों कितना आसान है, ये अपि उपसर्ग होता है, संस्कृत का अपि उपसर्ग होता है, और यही यहाँ पर आ गया है। क्योंकि जो शब्द के आरंभ में होता है वो उपसर्ग होता है, तो कुल मिलाकर के देखिए तू लिखा ये नहीं हो सकता। अगर आप अल को अलग करके पितु लिख देंगे तो शब्द नहीं बनेगा, इसलिए डी भी आंसर नहीं बनेगा। और साथियों ऊ तो किसी रूप में आपको उपसर्ग नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं बनेगा। जिस साथी ने भी अपि लिखा होगा, जिसने भी थोड़ा सा संस्कृत की तरफ ध्यान दिया होगा तो ये बनेगा। अपितु बना, वैसे ही अन्य एक आध शब्द और भी बन सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न आपके लिए, अन्वेक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि है। संधि विच्छेद कर लेते हैं। यदि किसी शब्द में व आ जाए, य आ जाए, र आ जाए और वो वर्ण स्वर सहित बन जाए, और इनके पूर्व वाला जो व्यंजन वर्ण होता है वह व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो जाता है, तो प्रायः ऐसे में यण स्वर संधि होती है। प्रायः, हमेशा नहीं होती है साथियों, ये बात ध्यान दीजिएगा। इस आधार पर आंसर इसका डी होना चाहिए। संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। जैसे ही आप संधि विच्छेद करेंगे तो हमें जो ये व व्यंजन है इसमें स्वर को अलग करेंगे तो ईक्षण हो जाएगा, और साथियों ये न स्वर रहित के साथ व से स्वर बनाएंगे, अनु बनेगा। अनु उपसर्ग और ईक्षण से यण संधि बनती है। बिल्कुल ठीक आंसर है, संधि विच्छेद हो गया है, यण संधि का एग्जाम्पल था। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किस में स्वर संधि नहीं है। भवन, ध्यान दीजिएगा, भोधन अन, अयादि स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं, नायिका, ध्यान दीजिएगा, नई धन इका, अयादि स्वर संधि। मतैक्य, मत धन ऐक्य, वृद्धि स्वर संधि। तो साथियों तीन में तो स्वर संधि आ ही गई है। अब शब्द रह गया है, शब्द कौन सा, आंसर सी। जिस साथी ने भी सी आंसर लिखा होगा पूरे अंक मिलेंगे। व्यंजन संधि का एक नियम यहाँ पर लागू होता है, और व्यंजन संधि किस दृष्टि से है, यह बनेगा शप धन द। प वर्ग का पहला वर्ण है, इधर घोष वर्ण है, ऐसी स्थिति में प अपने वर्ग तीसरे वर्ण में जाएगा ब में, और हमारे पास में जो नया शब्द बनेगा उसी को ही हम कहेंगे शब्द। आंसर सी व्यंजन संधि का एग्जाम्पल था। आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा, जिन साथियों ने स्वर संधि थोड़े से आराम से पढ़ी होगी उनको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखें साथियों, काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं। हम प्राय ऐसे बोलते हैं, आंसर सामान्य हो गया है। काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं, क्योंकि तीन काल होते हैं। एक जो कि बीत चुका होता है उसे हम कहते हैं भूतकाल, जो चल रहा होता है उसे वर्तमान, और आने वाला जो होता है उसे भविष्यत काल के नाम से जानते हैं। आंसर नंबर ए। जिस साथी ने भी इसमें ए फिल किया होगा उसको पूरे अंक मिलने चाहिए। तो साथियों कुल मिलाकर के ये 20 प्रश्न जो थे आपके सामने कंप्लीट हो चुके हैं। इन 20 प्रश्नों को अगर देखा जाए तो आपके लिए यदि 2 या 4 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतम प्रश्न जो थे वो सरल थे, लेकिन लॉजिक प्रश्न है, थोड़ा सा गणितीय प्रश्न है, थोड़ा ध्यान रखने से ठीक हो सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने जिस तरीके से मैंने सॉल्यूशन किया है ऐसे ही आपने भी इनके आंसर दिए होंगे। साथियों बने रहे मेरे साथ में। जो भी नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को ज़रूर जो है एक्टिव कर लें, ताकि आप लोगों के पास में हमारी क्लास के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।